Hello everyone, a very good evening to one and all those who are watching my video. कैसे हैं आप सब? जो लास्ट चैप्टर एक्चुअली जो हमने फिनिश किया था, इट वाज अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, एंड वी हैव completed each and every topic of that particular chapter. And in this video I'm going to tell you about surface chemistry, which is a totally theoretical concept, right? तो ये जो टॉपिक है ये आपका बिल्कुल सिंपल, बहुत इजी और आपका बहुत ज़्यादा, मतलब आप ये बोल सकते हैं कि पूरा प्रॉपर थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है. देयर इज़ नथिंग न्यूमेरिकल पोर्शन, कोई भी न्यूमेरिकल पोर्शन नहीं है. बहुत अंडरस्टैंडिंग का चैप्टर है. एक बार आप बस इसको थ्योरी की तरह आपको समझना है, आपको एक स्टोरी की तरह पढ़ना है, क्योंकि आपको पता है आपने बहुत सारी चीज़ें हम जानते हैं ऑलरेडी. बस आपको थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन किया जाए देन डेफिनेटली यू विल नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दिस चैप्टर. So if you like the video, then please do like, share and subscribe. So just let's start the topic. So first of all, what do you mean by surface chemistry? देखो, surface chemistry का मतलब क्या होता है? The chemistry in which we just talk about surface. मतलब हम इसमें किसके बारे में बात करते हैं? हम यहाँ पर सरफेस के बारे में बात करते हैं कि सरफेस फिनोमिना के बारे में हमें यहाँ पर बात करनी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट सरफेस केमिस्ट्री, दैट मीन्स सरफेस के लिए केमिस्ट्री. सरफेस केमिस्ट्री मीन्स इट इज अ केमिस्ट्री विच डील्स विद द फिनोमिना दैट अकर्स एट द सरफेस ऑफ इंटरफेस. व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्ड इंटरफेस? आप एक चीज सोचो, आपके पास एक ग्लास है, उस ग्लास में आपके पास पानी भरा हुआ है, ठीक है? उस ग्लास में आपके पास पानी भरा हुआ है. अब जो पानी की जो सबसे ऊपर वाली जो लेयर है, पानी की जो सबसे ऊपर वाली जो लेयर है, वो आपका क्या बिहेव करती है? इंटरफेस की तरह बिहेव करती है, ठीक है? बहुत सिंपल सी चीज़ है, बहुत सिंपल, बस थोड़ा सा आप ध्यान में रखें इन चीज़ों को. चलिए, सरफेस केमिस्ट्री डील्स विद द फिनोमिना दैट अकर एट द सरफेस ऑफ इंटरफेस. फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरफेस: सॉलिड लिक्विड, gas liquid or solid gas. So now in this chapter I am going to tell you about why is there no interface between the gases. gases के बीच में interfaces क्यों नहीं होती हैं? तो सबसे पहली चीज आपको पता है, क्योंकि gases जो होती हैं they are completely miscible, ठीक है? क्योंकि completely miscible होती हैं, और जो चीज completely miscible होती है वहां पर कभी भी कोई इंटरफेस आपका नहीं बन सकता, ठीक है? तो बस आपको यहाँ पर इस चीज को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है. ओके, अब एक चीज देखिए, सबसे पहला जो हमें इस चैप्टर में यहाँ पर पढ़ना है, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड एड्सॉर्प्शन. एड्सॉर्प्शन का मतलब, सबसे पहली चीज आपको पता होना चाहिए कि एड्सॉर्प्शन या एब्सॉर्प्शन का मतलब क्या होता है. सॉरी, देयर इज आर, इसको आप थोड़ा सा करेक्ट कीजिएगा. दिस इज आर, एड्सॉर्प्शन. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर टॉकिंग अबाउट दिस एब्सॉर्प्शन टर्म, लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट एब्सॉर्प्शन. तो आपको पता है एब्सॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? एब्सॉर्प्शन एक बल्क फिनोमेना होता है. सपोज करो आपके पास एक स्पॉन्ज का एक पीस है, आपने उस स्पॉन्ज के पीस को किस में डाला? पानी में डाला. जैसे ही आपने पानी के अंदर उसको डाला, होगा क्या कि जो स्पॉन्ज का जो पीस होगा वो पानी को हर एक तरीके से, हर एक तरफ से, हर एक डायरेक्शन से एब्जॉर्ब कर लेगा, और वो क्या हो जाएगा? हैवी हो जाएगा. लेकिन अगर आपको इन द सेम केस, अगर आपको एक चौक का पीस दिया जाए और आपसे बोला जाए कि आपको चौक को पानी में डालना है, जैसे ही आप चौक को पानी में डालेंगे और डालने के बाद साथ के साथ आप उसको बाहर निकालते हैं, तो चौक जो पानी होगा वो सिर्फ चौक की बाहर वाली लेयर के ऊपर जाएगा, अंदर वाली लेयर के ऊपर वो नहीं जाएगा. ऐसा नहीं है कि नहीं जाएगा, लेकिन अगर आप चौक को बहुत देर तक पानी में डाल के रखेंगे तो ऑब्वियसली वो पानी अंदर जाएगा. और सिंपल कोई, अगर मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल दूं, तो सेकेंड एग्जाम्पल आपके पास क्या होता है कि जब आप चौक से बोर्ड पर लिखते हैं ना, चौक से जब आप बोर्ड पर लिखते हैं, दैट इज अ एड्सॉर्प्शन फिनोमेना. क्योंकि चौक उस बोर्ड के अंदर घुस नहीं रहा है, उसके अंदर इंसर्ट नहीं हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है? उसके सरफेस पर लिखा जा रहा है. सो व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड एड्सॉर्प्शन? एड्सॉर्प्शन क्या होता है? द एक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूल. मतलब जो भी आपके मॉलिक्यूलर स्पीशीज होती हैं, मॉलिक्यूलर स्पीशीज का मतलब क्या होता है कि इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एडसॉर्बेट, सपोज इफ आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ चॉक एंड बोर्ड, अगर मैं चौक और बोर्ड का एग्जांपल ले रही हूँ, तो जो चौक होगा वो एक आपका क्या बिहेव करेगा? वो एक मॉलिक्यूलर स्पीशी है, जिसको हम क्या बोलेंगे? जिसको हम एडसॉर्बेट का नाम देंगे, ठीक है? तो वो क्या होगा? द एक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीशीज एट द सरफेस रेदर देन इन द बल्क. सिंपल सी चीज आप देखिए, मैंने आपको ऑयल दिया, आपके पास एक ग्लास पानी है, वो जो ऑयल का
का ड्रॉप मैंने डाला तो आप देखोगे कि ऑयल का जो ड्रॉप था वो सिर्फ और सिर्फ पानी के सरफेस पर ही रह जाएगा, वो पानी में डिजोल्व नहीं होगा। सो दैट इज द टर्म ऑफ एडजॉर्प्शन। आपने लोहे की कोई भी आयरन का नेल लिया, कोई भी लोहे की आपने छोटा सा नेल लिया, आपने उसको पानी में डाला, पानी उसके अंदर नहीं गया, पानी सिर्फ और सिर्फ उसके सरफेस पर गया। सो दैट आयरन नेल इज व्हाट, दैट आयरन नेल इज क्या बिहेव करेगा वो आयरन नेल। आप एक चीज बता दीजिए, सिंपल सी चीज बता दो, या मैंने आपसे चौक और बोर्ड बोला तो चौक और बोर्ड क्या बिहेव करेगा। चौक क्या है, चौक से आप लिख रहे हो, ठीक है, दैट चौक इज गोइंग टू बिहेव लाइक अ एडजॉर्बेट, और जिस पर आप लिख रहे हो वो आपका क्या होता है, दैट इज एडजॉर्बेंट। बस इतनी चीजें आपको यहां पर देखनी है, ठीक है। सो एडजॉर्बेट इज व्हाट, द मॉलिक्यूलर स्पीशी और सब्सटेंस विच कॉन्सेंट्रेट्स और ऑक्यूमुलेट एट द सरफेस। वो स्पीशी बेटा जो आपकी क्या होती है, सरफेस पर एक्यूमुलेट होती है, उसको हम एडजॉर्बेट बोलते हैं। एंड द मटीरियल ऑन विच, और वो मटीरियल जिसके ऊपर आपका एड्सॉर्प्शन होता है, जिसके ऊपर एड्सॉर्बेट का मॉलिक्यूल जाकर के स्ट्राइक करता है, दैट इज नॉन एज एड्सॉर्बेंट। सपोज सिंपल सी चीज देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको अपने कपड़े को डाई कराना है, तो आपका जो वो क्लॉथ है, जो पीस है फैब्रिक का, वो आपका क्या है, दैट विल बिहेव्स लाइक अ एडजॉर्बेंट। क्योंकि अगर एडजॉर्बेंट ही नहीं रहेगा तो आप एडजॉर्ब किसको कराओगे, ठीक है। तो एडजॉर्बेट क्या था, कलर्स थे, जिसको आपने डाई, जिस कलर की आपने डाई किया, दैट वाज एडजॉर्बेट। और एडजॉर्बेंट क्या था, दैट वाज योर पीस ऑफ अ फैब्रिक और पीस ऑफ अ क्लॉथ, राइट। तो सबसे पहली चीज बात ये हुई, ठीक है। अब सिंपल सी चीज, आप एक चीज देखो, मैं अगर आपको बताऊं तो एड्सॉर्प्शन कौन करता है। आपने अपने घरों में ये देखा है, जब भी हम कभी भी कोई भी प्लास्टिक का कोई भी मटेरियल, सिंपल सी चीज है, जब हम कोई ब्रीफ केस लाएंगे, कोई भी नया कोई मटेरियल हम ऐसा परचेज करते हैं, ठीक है, तो उसमें आपने देखा होगा व्हाइट कलर के पाउच आते हैं जिनके ऊपर सिलिका जेल लिखा हुआ होता है। वो क्या करता है, वो एड्सॉर्प्शन का काम करता है। एड्सॉर्प्शन का काम करने का मतलब क्या है यहाँ पर, कि वो जो सिलिका जेल के अंदर जो केमिकल जो भरा हुआ था, बेसिकली जो सिलिका जेल जो होता है वो क्या होता है, मॉइस्चर को एड्सॉर्ब करने का काम करता है, और उस ऑब्जेक्ट को, जो भी नई थिंग जो भी आपने परचेज की है, उसको डैमेज होने से या उसको खराब होने से वो रोक लेता है, प्रिवेंट कर लेता है। तो ये सिलिका जेल का काम होता है। आपने देखा है जो भी आपकी कोल माइंस जो होती हैं, जो लोग कोल माइंस के अंदर काम करते हैं, कोल की फैक्ट्रीज में काम करते हैं, वो अपने फेस पर क्या लगाते हैं, मास्क लगाते हैं। क्योंकि जब कोल माइंस में हम लोग काम करते हैं, जो लोग कोल माइंस में काम करते हैं, वहां पे क्या होता है, बहुत हार्मफुल गैसेस होती हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड भी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी होगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी होगी, बहुत सारी हार्मफुल सल्फर डाइऑक्साइड भी होगी। तो वो जो गैसेस होती हैं, दीज आर वेरी हार्मफुल गैसेस, और वो गैसेस अगर इनहेल की जाएं तो वो क्या करती हैं, लंग्स प्रॉब्लम करती हैं, रेस्पिरेटरी डिजीज को कैरी करती हैं, ठीक है। तो उनसे बचने के लिए जितने भी वर्कर्स होते हैं कोल माइंस में, वो क्या करते हैं, वो चारकोल मास्क लगाते हैं, ठीक है, मास्क का यूज करते हैं, अपने फेस के ऊपर मास्क लगाते हैं। और मास्क में क्या लगाया जाता है, चारकोल का, चारकोल को एडजस्ट किया जाता है कि जितना भी बाहर की हार्मफुल गैसेस होंगी, चारकोल उन सारी हार्मफुल गैसेस को एब्जॉर्ब कर लेगा, और सिर्फ प्योर एयर ही आपकी बॉडी के अंदर एंटर करती है। तो चारकोल हो गया, सिलिका जेल हो गया, एल्यूमिना जेल जो होता है, वो सारे के सारे क्या होते हैं, ये एक तरीके से क्या बिहेव करते हैं, दीज आर बिहेविंग लाइक एन एड्सॉर्बेंट। बस इतनी चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट चीज आती है, दैट इज व्हाट, सिंपल सी चीज, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म डिसऑर्प्शन। डिसऑर्प्शन का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस। डिसऑर्प्शन आप किसको बोलेंगे, क्या होता है डिसऑर्प्शन। देखो, डिसऑर्प्शन, डी का मतलब होता है रिमूव, ये जो डी लिखा हुआ है, दिस डी ई मतलब होता है रिमूव। और रिजॉर्प्शन का मतलब होता है कि अगर एड्सॉर्बेंट के सरफेस पर से एड्सॉर्ब पार्टिकल्स को हटा दिया जाए। आपने बोर्ड से, मार्कर से आपने चौक बोर्ड पे लिखा, ठीक है। अब जो मार्कर था, जो चौक था, दैट वाज एड्सॉर्बेट। जो आपका बोर्ड का जो सरफेस था, दैट वाज एड्सॉर्बेंट। आपने पूरा बोर्ड ऑक्यूपाई कर लिया, सब कुछ लिख दिया। अब आपने क्या किया, उस बोर्ड पे से बोर्ड को आपने प्रॉपर रब कर दिया, जो भी आपने लिखा था दैट यू हैव रब्ड इट। तो आपने क्या किया, आपने जितना भी जो भी चीज लिखी थी, आपने एड्सॉर्बेट के पार्टिकल्स को उस पे से हटा दिया। तो आपने क्या किया है, एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट दोनों अलग अलग हो गए। सो हम क्या बोलते हैं, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एन एड्सॉर्ब्ड, the process of removing an adsorbed substance from a surface of adsorbent
is known as desorption. This is known as desorption. So if somebody is going to ask you what is desorption, the removal of adsorbed particle from the surface of adsorbent is known as desorption, right? So the next thing is डिफरेंस. अगर आपसे चलिए डिफरेंस की अगर हम बात करें तो अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो इसको करने से पहले मैं आपको बताऊं कि आपसे 1 नंबर में 1 मार्कर क्वेश्चन आता है व्हाई द प्रोसेस ऑफ एड्सॉर्प्शन इज नेसेसरी, कि हमें एड्सॉर्प्शन की जरूरत क्यों पड़ती है. देखो सिंपल सी चीज़ मैं अगर आपको ये बताऊं तो एड्सॉर्प्शन की जरूरत हमें इस वजह से पड़ती है. आप एक चीज़ देखिए, एक मिनट, जस्ट वेट फॉर अ मिनट. आप एक चीज़ देखिए, हमें एड्सॉर्प्शन की ज़रूरत क्यों पड़ी. सिंपल सी चीज़ है, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है इसका. देखो आपके पास एक ग्लास था, सपोज कीजिए आपके पास ये ग्लास है, ठीक है, ये कोई बीकर है आपके पास, यहाँ पे 2 बीकर है, ठीक है. दोनों ही बीकर में आपने क्या रखा हुआ है, आपने यहाँ पर पानी फिल किया हुआ है. यहाँ दोनों ही बीकर्स में क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, ठीक है. चलिए इसमें भी वाटर है एंड दैट इज ऑल्सो फिल्ड विद वाटर. अब आपने क्या किया, आपने कोई भी वाटर का, एक में आपने वाटर का ड्रॉप लिया और एक में आपने ऑयल का ड्रॉप ले लिया. अब एक चीज़ देखो, आपने जैसे ही इसमें वाटर का एक ड्रॉप डाला तो पानी का ड्रॉप तो इसके साथ मिल गया. अब ये सोचिए ये एक पानी का ड्रॉप है, ये जो पानी का ड्रॉप है, जैसे ही आपने पानी के ड्रॉप को इट्स जस्ट अ ड्रॉप ऑफ वाटर, यू कैन एज्यूम दिस. तो ये जैसे ही पानी का ड्रॉप आपने डाला तो पानी तो इसके ड्रॉप जो था वो तो इसके साथ घुल गया सारा, ठीक है. तो हुआ क्या, ये जो ड्रॉप था, इस ड्रॉप की इक्वलाइजेशन किस तरीके से हो रही थी कि चारों तरफ से इस पार्टिकल के ऊपर प्रॉपर तरीके से फोर्स लगा. अगर मैं स्पंज का भी एग्जांपल दूं कि आपने स्पंज लिया और स्पंज को आपने इसके अंदर डाला तो हुआ क्या, स्पंज को चारों तरफ से पानी मिला तो वो बराबर हो गया, फोर्सेस बैलेंस हो गई पूरे तरीके से. ऐसा नहीं था कि ये स्पंज है कि स्पंज में सिर्फ यही पानी भरेगा या यही पानी भरेगा, ये दोनों कॉर्नर्स खाली रह जाएंगे, ऐसा नहीं होता. चारों की चारों डायरेक्शन जो होती हैं प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर ऑक्यूपाई करती हैं. तो क्या होगा, यहाँ पर एनर्जी क्या हो जाएगी, एनर्जी आपकी लेस हो जाएगी क्योंकि वो तो स्टेबल हो गया. ये कंपाउंड क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस क्या हो गई, आपकी स्टेबल हो गई. और जब स्टेबल हो गई तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट इसको है ही नहीं. जो चीज़ स्टेबल होती है इट डजंट नीड एनी काइंड ऑफ एनर्जी. और जब ये स्टेबल हो गया तो हमें पता है कि जब एनर्जी लेस है तो ना तो इसको एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की जरूरत पड़ेगी, ना ही इसको एनर्जी को रिलीज करने की जरूरत पड़ेगी. बट इफ आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ अ पीस ऑफ अ पेपर, सॉरी नॉट पेपर, अ पीस ऑफ अ वुड, मैंने एक लकड़ी का पीस लिया. अब आप एक चीज़ सोचो, जब मैंने इस लकड़ी के पीस को पानी में डाला तो ये जो लकड़ी का पीस था ये सिर्फ इसी पानी के सरफेस पर रह गया, ठीक है. अब इसको कहाँ से देखो फोर्स मिल रही है, यहाँ से भी वो फोर्स बैलेंस हो रहा है, यहाँ से भी बैलेंस हो रहा है, यहाँ से भी बैलेंस हो रहा है, लेकिन वो अपर पार्ट से बैलेंस नहीं हो रहा. अब जब ये अपर पोर्शन से बैलेंस नहीं, मतलब 3 तरफ से बैलेंस हुआ, चौथी तरफ से तो बैलेंस नहीं हुआ, तो ये क्या हो गया, ये आपका एक अनबैलेंस्ड फोर्स हो गई, ठीक है. जब अनबैलेंस्ड फोर्स हो गई तो ये क्या हो गया, ये एक हाईली रिएक्टिव फॉर्मेशन बनाएगा. हाईली रिएक्टिव ये एक फॉर्मेशन बनाएगा. तो इस हाईली रिएक्टिव फॉर्मेशन को बैलेंस करने के लिए अब आप एक चीज सोचो, कोई भी आउटर पार्टिकल है, ये आउटर पार्टिकल जो है, ये पार्टिकल क्या करेगा, जो अनरिएक्टिव है ये क्या करेगा, अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए ये एक्सटर्नल पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा. जब ये एक्सटर्नल पार्टिकल इसकी तरफ आएगा तो ये वाला पार्टिकल जो होगा ये पानी के, ये भी इस तरफ से बैलेंस हो जाएगा. अब चारों तरफ से बैलेंस हुआ. जब आप एक चीज सोचो, जब हम किसी भी हाईली रिएक्टिव फॉर्म को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं तो क्या होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो होती है वो आपकी क्या होती है, रिलीज होती है. और आपकी अनबैलेंस्ड फोर्स क्या हो जाएंगी, आपकी बैलेंस हो जाएंगी. तो हम क्यों बोलते हैं एड्सॉर्प्शन की प्रोसेस की हमें जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि बैलेंस्ड फोर्स को अनबैलेंस करने के लिए, हाईली रिएक्टिव नेचर को लेस स्टेबल बनाने के लिए या लेस स्टेबल को कंप्लीटली स्टेबल बनाने के लिए वी नीड द प्रोसेस ऑफ एड्सॉर्प्शन. इस चीज को यहाँ पर ध्यान में रखेंगे. सो अगर आपसे कोई पूछे व्हाई द प्रोसेस ऑफ एड्सॉर्प्शन इज नेसेसरी, देन व्हाट यू विल से, प्रोसेस ऑफ एड्सॉर्प्शन इज नेसेसरी टू बैलेंस द अनबैलेंस्ड फोर्स एंड टू मेक अ हाईली स्टेबल फॉर्मेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फ्रॉम अ अनस्टेबल प्रोडक्ट.
ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे. सो द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन. तो सबसे पहली चीज क्या होती है, जो एड्सॉर्प्शन होता है वो आपका क्या होता है, द सब्सटेंस इज कॉन्सेंट्रेटेड ओनली एट द सरफेस. मतलब क्या होता है, ये जो एड्सॉर्प्शन होता है ये क्या है, दिस इज अ सरफेस फिनोमेना. और एब्जॉर्प्शन क्या होता है, दैट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बल्क. ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन आपका बल्क फिनोमेना है और एड्सॉर्प्शन आपका सरफेस फिनोमेना है. ये हुई बात. इसके बाद अब सिंपल सी चीज आप देखो, यहाँ पर हम क्या बात करते हैं. सिंपल एग्जांपल आपको पता है कि जो चौक होगा पानी में आपने डिप किया, ठीक है, तो सरफेस रिएक्शन हो गई इसके ऊपर. अगर मैं एब्जॉर्प्शन की बात करूं, सॉल्वेंट ऑफ इंक गोज डीपर इनटू द स्टिक. ठीक है, ये आपका एब्जॉर्प्शन का एग्जाम्पल हो गया. तो ये आपके जस्ट नॉर्मल एग्जाम्पल्स हैं, इसमें आपको ज़्यादा इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, मैकेनिज्म मैंने आपको बता दिया कि भाई क्यों होता है. तो अनबैलेंस्ड फोर्सेस को बैलेंस करने के लिए हमें एब्जॉर्प्शन की जरूरत पड़ती है. बस इतनी चीज को हम ध्यान में रखेंगे. इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है, व्हाट डू यू मीन बाय टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन. एड्सॉर्प्शन कितने तरीके का होता है, एड्सॉर्प्शन आपका 2 तरीके का होता है. और कौन सा होता है, दैट इज नोन एज फिजिजॉर्प्शन, एक होता है आपका केमिजॉर्प्शन. अच्छा, एक टर्म आती है जॉर्प्शन. वर्ड का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्ड जॉर्प्शन. हमने एड्सॉर्प्शन भी पढ़ा, हमने एब्जॉर्प्शन भी पढ़ा, हमने डिसॉर्प्शन भी पढ़ा. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जॉर्प्शन. जॉर्प्शन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म जॉर्प्शन. अगर मैं आपको बताऊं तो ये जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है. जॉर्प्शन का मीनिंग होता है व्हेन द प्रोसेस ऑफ एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन बोथ टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली. अगर आपका एब्जॉर्प्शन का फॉर्म और एड्सॉर्प्शन दोनों ही पैरेलल चलते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, जॉर्प्शन बोलते हैं. सिंपल सी चीज है बेटा कि देखो, आप डाइंग करवाते हो कलर्स की, सॉरी कपड़ों की आप डाइंग कराते हो, कपड़ों को हम कलर कराते हैं. तो आपने देखा होगा जो कलर होता है ना, वो पूरे के पूरे फैब्रिक के ऊपर भी जाएगा और वो उसके एक छोटे छोटे पार्टिकल के अंदर भी, हर एक छोटे छोटे पोर के अंदर भी आपका एंटर करता है. दैट इज द मीनिंग ऑफ जॉर्प्शन. सो जॉर्प्शन इज व्हाट, द प्रोसेस व्हेन द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड एड्सॉर्प्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, then this phenomena is known as absorption. So now let's move to the point, what is types of adsorption. adsorption का meaning क्या होता है, adsorption 2 तरीके का है बेसिकली. एक होता है आपका फिजिजॉर्प्शन और दूसरा होता है आपका केमिजॉर्प्शन. अब सबसे पहली चीज देखो, जब हम एड्सॉर्प्शन पढ़ते हैं ना तो हमें यहाँ पर 2 तरीके की बॉन्डिंग की जरूरत पड़ती है. कौन कौन सी होती हैं वो बॉन्ड, दैट बॉन्ड इज बेसिकली वन इज कोवेलेंट बॉन्ड और एक होती है आपकी वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. तो आपको इन दोनों में से पता होगा कि कौन सी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होती है और कौन सी वीक बॉन्ड होती है. अब जो वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं ऑब्वियसली दीज आर वेरी वीक और बहुत कम टेम्परेचर पर ही टूट जाती हैं. तो हमें बहुत कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी सब्सटेंस का एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस कराने के लिए. ठीक है, और जो कोवेलेंट बॉन्ड्स होती है क्योंकि केमिकल्स के थ्रू बनती हैं, शेयरिंग से बनती हैं, वो बॉन्ड्स आपकी स्ट्रांग होती हैं एज कंपेयर टू वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. तो एक बार आपने जो प्रोसेस कर दी उसके बाद आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते. ये केमिजॉर्प्शन के अंदर आता है. तो फिजिजॉर्प्शन और केमिजॉर्प्शन का मतलब आप एक बार यहाँ पे देखो फिजी का मतलब क्या है, फिजिकल. ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना. फिजी मतलब होता है फिजिकल, जॉर्प्शन मतलब होता है एड्सॉर्प्शन. दैट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट अ फिजिकल, मतलब आप एक टेम्परेरी एड्सॉर्प्शन की बात कर रहे हो. इफ द एक्यूमुलेशन ऑफ गैस, सिंपल सी चीज है देखो, इफ द एक्यूमुलेशन ऑफ द गैस ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड अकर्स ऑन द अकाउंट ऑफ वीक वंडरवॉल फोर्सेस, द एड्सॉर्प्शन इज टर्म्ड एज फिजिकल एड्सॉर्प्शन और फिजिजॉर्प्शन. ठीक है, तो मेरी बात को ध्यान से सुनो कि अगर आपका कोई भी गैसियस पार्टिकल किसी भी सॉलिड के सरफेस पर इकट्ठा हो जाता है ऑन अकाउंट ऑफ वीक वंडरवॉल फोर्सेस, मतलब अगर उसमें वीक वंडरवॉल फोर्सेस यूज होती हैं तो वो क्या होगा, वो आपका फिजिजॉर्प्शन कहलाता है. ठीक है, जो फिजिजॉर्प्शन होता है वो आपका किस टेम्परेचर पर होता है, लो टेम्परेचर पर. वाई, क्योंकि ड्यू टू वीक वंडरवॉल फोर्सेस अगर आप उसको ज्यादा टेम्परेचर दोगे तो क्या होगा, वो आपका कंपाउंड जो होगा वो आपका ब्रेक डाउन हो जाएगा
और आपका पूरा प्रोसेस आपका डैमेज हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो इस वजह से हम लो टेम्परेचर पर इस रिएक्शन को करते हैं, ठीक है। अच्छा, सिंपल सी चीज़ मैं आपको बताऊं, डाईहाइड्रोजन जो होती है, डाईहाइड्रोजन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। हाइड्रोजन गैस को सबसे पहले एब्जॉर्ब कौन करता है, निकल करता है। किसकी वजह से, वंडरवाल फोर्सेस। निकल क्या है, निकल एक कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है। मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन दैट डिसोसिएट टू फॉर्म हाइड्रोजन एटम विच आर हेल्ड ऑन द सरफेस ऑफ केमिसॉर्प्शन। अच्छा, ये जो डिफरेंसेस हैं दैट आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो, सो टिल देन। अच्छा, केमिसॉर्प्शन और मैं आपको बता देती हूँ, देन आई विल प्रोवाइड यू प्रॉपर नोट फॉर दिस चैप्टर। केमिसॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, केमिसॉर्प्शन का मतलब होता है व्हेन द अगर मैं आपको केमिसॉर्प्शन की अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊं तो केमिसॉर्प्शन में आप सिंपल सी चीज ध्यान रखिए, इन द केमिसॉर्प्शन द कोवेलेंट बॉन्ड्स आर रिक्वायर्ड, हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड, या मैं ये बोल सकती हूँ जो केमिकल एड्सॉर्प्शन होता है इट फेवर्ड एट हाई टेम्परेचर, एट एवरी काइंड ऑफ हाई टेम्परेचर। और इसमें जो आपका प्रोसेस होता है डेट इज बेसिकली इरिवर्सिबल। जो आपकी हीट की जो रिक्वायरमेंट होती है, मतलब जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज अबाउट 40 to 200 किलोजूल पर मोल। इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, स्पेसिफिक, हाईली स्पेसिफिक नेचर का होता है। तो यही सारी चीज़ें होती हैं जिसमें जो हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है। और दूसरा क्या होता है कि हम यहाँ पर बोलते हैं कि जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा प्रोसेस ऑफ एड्सॉर्प्शन आपका बढ़ता चला जाता है, ठीक है। तो बस आप केमिसॉर्प्शन की अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे तो आप क्या बोलेंगे कि जब भी कोई भी गैस का मॉलिक्यूल या कोई भी एटम किसके साथ हेल्ड होता है, सॉलिड के सरफेस पर अगर बाय केमिकल बॉन्ड्स अगर आपका बॉन्डेड है, then that type of adsorption is known as केमिसॉर्प्शन। केमिकल बॉन्ड्स जो होती हैं, केमिकल बॉन्ड्स में भी कोवेलेंट और आयनिक इन नेचर। केमिसॉर्प्शन इन्वॉल्व्स अ हाई एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट उसको होगी, क्योंकि अगर आप एनर्जी नहीं प्रोवाइड करोगे तो वो टूटेगा नहीं, ठीक है। समटाइम फिजिसॉर्प्शन एंड केमिसॉर्प्शन अकर साइमल्टेनियसली एंड इट्स नॉट इजी। तो सिंपल सी चीज़ें देखो, डिफरेंसेस आप देख लो एक बार। फिजिसॉर्प्शन क्या है, इट अराइज बिकॉज ऑफ वंडरवॉल फोर्सेज। केमिसॉर्प्शन क्या है, बाय केमिकल बॉन्ड्स या कोवेलेंट बॉन्ड आप बोल सकते हैं। दूसरा, इट इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर। फिजिसॉर्प्शन है, कोई स्पेसिफिसिटी नहीं है। स्पेसिफिसिटी क्यों नहीं है, क्योंकि आपका कोई भी एक्सटर्नल पार्टिकल आएगा तो ये तो रिवर्सिबल प्रोसेस है, कम टेम्परेचर पर होगी तो पहले से दूसरी या दूसरी से पहली फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। केमिसॉर्प्शन क्या होता है, हाईली स्पेसिफिक नेचर का होता है कि अगर इसका एक फॉर्मेशन इसने बना दी तो उसके बाद वो पहले जैसी फॉर्मेशन में चेंज नहीं हो सकता, तो ये स्पेसिफिक नेचर का होता है। ये रिवर्सिबल होता है, फिजिसॉर्प्शन इज रिवर्सिबल इन नेचर और केमिसॉर्प्शन इज इरिवर्सिबल इन नेचर, ठीक है। नेक्स्ट चीज आपकी क्या आती है, देखो फिजिसॉर्प्शन का मैं आपको सबसे बढ़िया एग्जांपल, देखो मैं आपको बताऊं, हम पानी गर्म कर रहे हैं, ठीक है। हमने पानी गर्म किया, हमने जो आपने जो भी बकेट लिया हुआ है, सिंपल जो भी आपने बोल में जिसमें भी कर रहे हो या जिस भी वेसल के अंदर आप पानी गर्म कर रहे हो, आपने उसको एक प्लेट से कवर कर दिया, ठीक है। अब होगा क्या कि जब वो पानी गर्म है तो ऑब्वियसली उससे वेपर्स बनेंगे। अब उन वेपर्स को कहीं स्पेस नहीं मिल रहा ऊपर जाने का, तो वो वेपर्स क्या होंगे, वो पानी के उसी जो प्लेट होगी उसी प्लेट के लोअर सरफेस पर वो इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे। सपोज कीजिए आपकी प्लेट इस तरीके से है, तो जो ड्रॉप्स होंगी वो ड्रॉप्स आपकी प्लेट के लोअर वाले सरफेस पर आपकी एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। अब आप एक चीज सोचो, क्या वो ड्रॉप उसके अंदर चली गई, प्लेट के अंदर तो नहीं घुसी ना, वो सिर्फ प्लेट के सरफेस पर ही थी। अब उन्हें इधर उधर से कहीं से कोई स्पेस नहीं मिला कि वो वेपराइज हो जाती। तो कूल डाउन होने के बाद जब टेम्परेचर लो होगा तो वो फिर दोबारा से किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगी, वो आपकी लिक्विड की ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में आपकी कन्वर्ट हो जाती हैं। उसको फिजिसॉर्प्शन का हमने नाम दिया। लेकिन केमिसॉर्प्शन का मतलब क्या है, केमिसॉर्प्शन का मतलब ये है कि अगर एक बार कोई भी गैस किसी भी सरफेस पर आके ऑक्यूपाई हो जाती है तो उसके बाद वो दोबारा से आप उस गैस को ऑक्यूपाई नहीं करा सकते। आप चारकोल माइंस वाला कोल माइंस का एग्जांपल आप ले सकते हैं। जितनी भी गैसेस होती हैं, आप एक चीज सोचो, आप जितनी भी बाहर से गैसेस आ रही हैं, जो भी कोल माइंस चल रही है, फैक्ट्रीज चल रही हैं, पूरा प्रॉपर सेटअप है, ऑन है सेटअप, गैसेस रिलीज हो रही हैं, चारकोल मास्क लगा रखा है, मास्क पे जितनी भी गैसेस एब्जॉर्ब हो रही हैं उस चारकोल के सरफेस पर, क्या उन गैसेस को हम दोबारा से बाहर निकाल सकते हैं क्या? ऐसा नहीं होता, ठीक है, ऐसा नहीं होता। जितना एब्जॉर्ब होगा वो एब्जॉर्ब होती रहेगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि वो गैसेस आपकी दोबारा से बाहर निकल जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सो दैट इज इरिवर्सिबल इन नेचर।
ठीक है। अच्छा, जो फिजिक्स ऑप्शन होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो हमेशा गैस के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। जो लिक्विफिकेबल गैसेस होती हैं वो आपकी बहुत इजीली एब्जॉर्ब हो जाती हैं, और ये भी किसके ऊपर? केमिज ऑप्शन भी ऑब्वियसली उसी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। सो अच्छा, यहाँ पे कोई आपसे एंथैल्पी पूछ ले कि कितनी आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, ध्यान रखना कि जब हमें पता है कि फिजिक्स ऑप्शन को कम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, तो जब कम टेम्परेचर होगा तो ऑब्वियसली टेम्परेचर की रेंज कितनी होगी? 20 to 40 किलो जूल पर मोल। क्योंकि अगर आपने हाई एनर्जी दे दी, हाई एनर्जी मतलब अगर आपने हाई टेम्परेचर दे दिया तो वो तो वीक बॉन्ड थी, वैसे ही टूट जाएंगी, तो एड्सॉर्प्शन तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। ठीक है। और केमिज ऑप्शन में कितनी आपकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है? अप्रॉक्स 80 to 200 किलो जूल पर मोल, इतना आप ध्यान में रखेंगे। सो यहाँ पर लो टेम्परेचर इज फेवरेबल, इट अकर्स एट एवरी टेम्परेचर, मतलब हाई टेम्परेचर फेवरेबल होता है। दूसरी चीज यहाँ पर क्या होती है? इन फिजिक्स ऑप्शन नो एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड, यहाँ में किसी भी एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन केमिज ऑप्शन में हमें एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत पड़ती है। एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या होता है? हमें पता है कि सरफेस एरिया के ऊपर तो दोनों ही चीजें डिपेंड करती हैं, मोर विल बी द सरफेस एरिया, मोर विल बी द रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन। आप एक चीज सोचो ना, आपके पास एक छोटा चौक का पीस है, तो जितना पीस होगा उतना पानी एब्जॉर्ब होगा, बड़ा चौक का पीस हो गया तो ज्यादा पानी एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, वो तो एरिया के ऊपर डिपेंड करेगा। इट रिजल्ट इन द मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर एंड एड्सॉर्बेंट सरफेस अंडर हाई प्रेशर। और केमिज ऑप्शन में क्या होता है? इट रिजल्ट इनटू यूनिमॉलिक्यूलर। अब एक चीज सोचो, फिजिक्स ऑप्शन में मैंने बोला कि ये मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर बनाता है। आप एक चीज सोचो, हम जो चारकोल मास्क जो लगाते हैं, बहुत सिंपल सा एग्जांपल आप देखना, कोल माइंस में जो लोग चारकोल मास्क लगा करके जाते हैं, क्या वो उन्हें पता होता है कि हाँ भाई एक गैस हमारे मास्क के चारकोल के ऊपर एब्जॉर्ब होगी तो फेंक दो, फिर दूसरी आओ फेंक दो, फिर दूसरी आओ फिर फेंक दो? ऐसा कुछ होता है? नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि जो चारकोल मास्क है ना, उसके पास टेंडेंसी है कि वो मल्टी लेयर की फॉर्मेशन कर सकता है, कि अगर वो 6 घंटे वो जो भी इंडिविजुअल है, जो भी पर्सन है जो उस माइन में उस फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो 6 से 8 घंटे 10 घंटे वो उसी मास्क को लगा के काम करता है। ऐसा नहीं है कि 10 घंटे काम करेगा तो हर सेकंड में मास्क को बदलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। वो क्या होगा कि वो मल्टी लेयर की फॉर्मेशन होती है, कि ठीक है एब्जॉर्ब होती रहेगी, उसने तो मास्क लगा रखा है वो सेफ है, तो वो क्या होता है? वो मल्टी लेयर की फॉर्मेशन होती है। अब आप एक चीज सोचो, केमी एड्सॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? हम जिन यूटेंसिल्स का यूज करते हैं, आपने देखा है वो एनोडाइज्ड फॉर्म के अंदर होते हैं। ठीक है, उनके ऊपर एल्यूमिनियम, जैसे सपोज करो आपने एल्यूमिनियम ले लिया, ठीक है, उनके ऊपर क्या होती है? उनके ऊपर ऑक्साइड की कोटिंग होती है। तो वो कोटिंग ऑब्वियसली एक बार हो चुकी है, उसके ऊपर दोबारा से कोई भी आप कोटिंग नहीं कर सकते, वो यूनिमॉलिक्यूलर का एग्जांपल होता है। सो इट वाज ऑल अबाउट फिजिक्स ऑप्शन एंड केमिज ऑप्शन, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, very important topic. So guys, if you like the video then please do like, share and subscribe. Bye bye, have a nice day and stay tuned for the next video. I'll upload it very soon. Bye bye.